क्योंकि हम फुल प्रूफ काम कर रहे हैं। ठीक है, सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? चैट ओपन रहेगी क्या, मतलब ये चैट में कुछ आ सकता है क्या इनका? अच्छा जी। तो जैसा कि देख पा रहा हूँ 63 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा कुछ आज पहली क्लास थी, हमने जो लिंक वगैरह जनरेट किया उसमें कुछ डिले हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्लास थोड़ा सा 10-15 मिनट डिले हो गई। वरना तो हम टाइम पे ही रहते हैं और मैं भी टाइम से ही था यहाँ पे। थोड़ा सा लिंक की प्रॉब्लम रही, बाकी सब परफेक्ट है। आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। 63, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 69 ज्वाइंट, क्या बात, क्या बहुत शानदार। 69 हो चुके हैं। अच्छा, 71 हो चुके हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर रेस्पेक्टेड शिवेंदु मिश्रा सर को देखने वाले थे, लेकिन मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के साथ। इसमें हम एनएलएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर है, मैं कोई हवाई गोला नहीं करूंगा। एक बार प्लीज मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियरली आ रही है शायद, है ना? दो बच्चों का भी अगर मुझे यस दिख जाए तो बढ़िया। बस 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 बस, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, बस बस रिलैक्स। तो हम बात कर रहे हैं आगे। आज मैं ये कह रहा था, मैं कोई भी हवाई गोला नहीं फेंक के मारूंगा आपके ऊपर। बहुत बेसिक हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत बेसिक। ठीक है, बहुत बेसिक हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल भी उड़ी हुई बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज पहला लेक्चर है, मैं चाहता हूं सब लोग जुड़े, ना कि लोग छूट जाएं, ठीक है। धीरे धीरे हम अपनी गाड़ी को रफ्तार पकड़वा देंगे, ठीक है। धीरे धीरे टॉपिक के अंदर चले जाएंगे। आज मैं कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, किसी बच्चे ने ऐसे नाम सुन रखे हो तो भूल जाओ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की बात होगी, छोटी छोटी सी बातें, बेसिक बेसिक सी बातें, मैक्सिमम बातें आपको पता होंगी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर एक आइडिया जनरेट करेंगे फोर्स का। एक आइडिया जनरेट करेंगे हम यहां पर फोर्स का, और ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है जो हमारा आपका मिलना हुआ ये शुरुआत के दो लेक्चर में। हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर कोई डीप फिजिक्स की बात नहीं होने वाली है। हम एक, जैसे अगर यहां पर मैं एनएलएम लिख भी दिया तो ऐसा नहीं है कि मैं एनएलएम के अंदर जो भी किसी बच्चे ने अगर उस पढ़ रखा हो, मैं कोई नाम नहीं लेने वाला, मैं कुछ अंदर जाके टॉपिक के अंदर बात नहीं करूंगा, एक सुपरफिशियल लेवल पे टच करते हुए चलेंगे। और जो जरूरी चीजें हैं जो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें प्रिलिमिनरी लेवल पे, बेसिक लेवल पे आनी चाहिए, हम कहीं उनको सीखते हुए चलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मैं इस टॉपिक में बहुत डीप एनालिसिस के लिए नहीं जाऊंगा। मैं कुछ सुपरफिशियल लेवल पे बात करते हुए अपनी प्री रिक्विजिट जो चीजें मुझे चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, जैसे कि सबसे पहले वेक्टर, जैसे कि सबसे पहले क्या है वेक्टर, इस वेक्टर को पढ़ने के, इस वेक्टर को समझने के लिए मैं इंट्रोडक्शन का सहारा ले रहा हूं। समझे आप लोग मैं क्या कर रहा हूं? फिजिक्स में एंट्री लेने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए, वेक्टर्स। कुछ बच्चे अगर सुन के बैठे हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यकीनन मुझे उसकी हेल्प भी चाहिए, लेकिन मैं उसमें बहुत डीप ना जाके साइड साइड से आपको बचाता हुआ पूरी फिजिक्स समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मास्टर अभी तक तो क्या बोला अपने, कुछ समझ में नहीं आया? तो बहुत ही अच्छी बात है, यहीं से काम की बात शुरू होने वाली है। यहीं से सुन लो कि मैं यहां पर एक आइडिया ऑफ फोर्स जनरेट करने वाला हूं। आइडिया ऑफ फोर्स, फोर्स का एक आइडिया जनरेट करेंगे। कौन सा कलर यहां दिख जाएगा तुम्हें इसके ऊपर? सही, व्हाइट दिख जाएगा। फोर्स का एक बेसिक आइडिया जनरेट करेंगे कि फोर्स क्या है, और फोर्स की हेल्प से फिर हम धीरे धीरे टेक्निकली की बात, टेक्निकल बातें जो है वो सब कर लेंगे। फोर्स क्या है? मैं सबसे पहले फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ा था कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, क्या यही बात है? ठीक है, हाँ सर मैं तो यही जानता हूं, ये नाइन्थ नाइन्थ ऑनवर्ड्स बात होनी है, तो अब आप समझाओ कि फोर्स को और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं तो यही जानता हूं कि एनी पुश और पुल इज कॉल्ड, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। ये फोर्थ फिफ्थ के डेफिनेशन है, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। मैं आज इसमें कुछ और चांद सितारे लगाऊंगा। ये बात हमने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हमने इसकी बात करी है, सिक्स सेवन तक भी हम यही बोलते चले आ गए। फोर्थ फिफ्थ तो ज्यादा छोटा हो गया, सिक्स सेवन लिख दो यहाँ पे। सिक्स सेवेंथ स्टैंडर्ड तक हम यही बोलते आए, लेकिन मैं आज आपको कुछ और
इसके साथ जोड़ूंगा बातें, तो सुनना क्या है। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कई सारे काम करती है। एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ बच्चे यहां पर फॉर्मूला भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम ही नहीं लूंगा, मैंने बोला ना मैं तो सुपरफिशियल लेवल पे बात करने वाला हूं। ये बच्चे फॉर्मूला जो लिख रहे हैं मैं इनको शाबाशी नहीं दे रहा हूं अभी, ठीक है, मैं जानता हूं ये बहुत सारे बच्चों को पता है। तो फिलहाल ऐसी बात है, फोर्स क्या कर सकता है, एक पार्टिकल है ये रुका है, इसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है, इस पार्टिकल को रेस्ट से मोशन वाली स्टेट में ला सकता है। कौन? ये फोर्स, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, सबसे पहली बात, ठीक है मेरे भाई। ओके, रेस्ट से मोशन में ला सकता है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है भाई। दूसरा क्या काम कर सकता है, दूसरा क्या काम कर सकता है, ये एक चलती बॉडी को रोक सकता है, मोशन में है उसको रोक सकता है। उसको कैसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। एक रुकी बॉडी को चला सकता है, चलती बॉडी को रोक सकता है, और एक बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही हो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स के क्या क्या काम हुए कि रुकी बॉडी को चला देना, चलती बॉडी को रोक देना, एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी चल रही है उसके डायरेक्शन को बदल देना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल देना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देना मेरे भाई। समझ में आई बात? ये किसके काम है? ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स के काम है, ठीक है। रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल देना। और क्या काम हो सकता है सर? ये स्पीड को बढ़ा सकता है। रुकी बॉडी नहीं है, मोशन में ही है, मोशन में है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, उसके बाद 3 से चलने लगी, 4 से चलने लगी, 5 से चलने लगी, स्पीड बढ़ती जा रही है। ये काम किसका है? फोर्स का है, ठीक है। तो स्पीड को बढ़ा सकता है, क्या बोला? स्पीड को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, और डिक्रीज कर सकता है। ये सब काम किसके हैं? फोर्स के हैं। शेप को, साइज को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। समझ में आई बात? शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। ये सब बातें, ये सब बातें किसकी हैं? फोर्स की हैं। कौन? फोर्स कर सकती है ये सब काम, ठीक है। बहुत बेसिक बात, बहुत ही बकवास बात, बच्चे तो बड़ी हाई लेवल की बात कर रहे हैं। हाँ, यही सब बातें, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना, शेप बदल देना, साइज बदल देना, स्पीड को चेंज कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिलेगी, चिल चिल। सर वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, प्लीज डू समथिंग। सर वॉइस लैगिंग। ठीक है, ठीक है, आओ। तो ये सब काम किसके हैं? फोर्स कॉजेज। मुझे यहां पे लिखना चाहिए फोर्स कॉजेज, फोर्स कॉजेज। ये फोर्स के, फोर्स कॉजेज, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको रेस्ट से मोशन में, ये सब बातें होगी, बढ़िया। मैं अभी बहुत बातें खुल के बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने शुरुआत ही डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के नाम से की है, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करूंगा। यहां पे मेरा प्राइम टारगेट रहेगा कि मैं आपको वेक्टर्स सिखा पाऊं, फोर्स की थोड़ी सी बातें करके। मैं फोर्स के बारे में जो 3 बातें सबसे अहम है, ये तो फोर्स का एक डिस्कशन हुआ, ब्रीफ डिस्कशन, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फोर्स के बारे में अगर पूरी बात बतानी हो तो 3 बातें बहुत अहम है। क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मैं मास एक्सेलरेशन कुछ नहीं बोला भैया, प्लीज बी केयरफुल। अभी हमने एक बेस एनालिसिस किया है। मैं ये बता रहा हूं कि कहीं पे अगर आपने कहा कि फोर्स है तो आपको ये 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए फोर्स के बारे में। फोर्स कितनी लगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और तीसरी बात, फोर्स किस पॉइंट पर लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई।
ठीक है, आज तक तो हमारी दुनिया जो चल रही थी बिना डायरेक्शन के चलती थी, ठीक है, आज तक जो हमारी दुनिया थी उसके अंदर डायरेक्शन का बहुत कोई रोल नहीं था, हम बिना डायरेक्शन के ही मस्त दुनिया जी रहे थे। लेकिन आज जब भी बात करेंगे तो हमारे लिए ये प्राइम कंसर्न है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है क्या उसके अंदर डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन है तो उसको कैसे डील करेंगे। समझ में आई बात? तो फोर्स के बारे में जब भी बात हो रही होगी तो आपको उसके बारे में 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की गई। ठीक है, फोर्स को अभी फोर्स के टाइप पढ़ेंगे हम। यहां पे अभी मैंने थोड़ा सा इनपुट देके छोड़ दिया कि हम डायरेक्शन के साथ खेलने वाले हैं। मैं वापस अब अपनी बात पे आ जाता हूं, किस पर, कि फोर्स के टाइप्स क्या क्या हैं या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। छोटी छोटी सी बातें करके मैं वापस अपने प्राइम कंसर्न वेक्टर पे आ जाऊंगा कि वेक्टर के साथ कैसे डील करना है वगैरह वगैरह, डायरेक्शन के साथ कैसे डील करना है। वेक्टर भी नाम छोड़ो, फोर्स के पास अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को कैसे डील करना है। ठीक है करते हैं बात। तो फोर्स होती है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फोर्सेस बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से, बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से क्या है फोर्स के टाइप्स। जल्दी से कोई लिखना चाहे, बुक्स वुक्स के बारे में सब बता दिया जाएगा यार। चिल 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 चिल, ओके ओके ओके। कांटेक्ट बोल रहा है एक बच्चा, टेंशन, नॉन कांटेक्ट, और वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बैलेंस, नॉन बैलेंस, और बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, बहुत तेजी से जा रहे हैं। ओके 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 ओके, मैं समराइज कर देता हूं सबको, मैं समराइज कर रहा हूं, प्लीज प्लीज आ जाओ। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पहले डिस्कस करूंगा। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मुझे पता लग गया बहुत सारे बच्चों को पता है। अरे वाह, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी लिखा है एक बच्चे ने, और साथ में लिखा है ही, ठीक है तो मैं यहां सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डिस्कस कर रहा हूं कि किस नेचर की वजह से फोर्स कौन सी है। सबसे पहली यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स मैं लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स आती है दो मासेस के बीच में क्या इंटरेक्शन है, दो मासेस के बीच में क्या इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ने वाले, जस्ट मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। दूसरा, ये किसके बेसिस पे चल रही है टाइप्स ऑफ फोर्सेस बाबा? टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बता रही है। ठीक है, दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस, चार्जेस सभी बच्चे जानते हैं, रिपल्शन वगैरह। आज अगर आप यहां हमारे साथ जुड़ गए हो तो इसका मतलब आपने कुछ तो पढ़ा है, साइंस के साथ कुछ तो आपने एक्सपीरियंस किया है। अब वो कहीं सवाल बहुत सारे दिमाग में हैं जो आपको यहां तक खींच लाए। तो बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, प्लीज जो बच्चे इन बातों को नहीं जानते तो यहाँ पढ़ के सदमे में ना आ जाना कि यार ये बच्चा क्या क्या जानता है, क्या क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे सभी अपने नॉलेज का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जीरो से सीखने आए हैं। ठीक है, तो ठीक है, एनएससीजेएस का रिजल्ट आया, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसके होगी? मासेस के इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस का इंटरेक्शन, चार्जेस का इंटरेक्शन, और या कहो चार्ज मैग्नेट, मैग्नेट मैग्नेट का इंटरेक्शन, चार्ज चार्ज का इंटरेक्शन, ये सारा इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है,
चार्ज चार्ज, चार्ज मैग्नेट, मैग्नेट मैग्नेट, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तीसरे नंबर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, तीसरे नंबर पर मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यूक्लियर फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डिस्कस हो रही भाई बात, मासेस के बीच का इंटरेक्शन, चार्जेस, मैग्नेट्स, चार्ज मैग्नेट के बीच का इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने लिखा न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर, उम्मीद है आपने न्यूक्लियस को पढ़ा होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों सेम नेचर के हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पता है, बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो बता दूं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन सेम नेचर के हैं यार, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम नेचर के कहां लोग एक साथ रहना चाहते हैं। तो क्या कहा, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन तब भी वो न्यूक्लियस के अंदर साथ बैठे हैं। और न्यूक्लियस का आइडिया मैं आपको दूं, एक फुटबॉल का ग्राउंड, एक फुटबॉल का ग्राउंड और वहां पर एक पी सीड, एक फुटबॉल ग्राउंड में एक मटर का दाना सेंटर में ले आके रख दो, ऐसा कंपैरिजन दिया है एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ी हो तो वहां पे लिखी होगी ये लाइन कि एक फुटबॉल ग्राउंड में अगर आप मटर का दाना रख दो ले जाके, तो इतने, ऐसा कंपैरिजन है एटम के साइज में और न्यूक्लियस के साइज में। अब उस इतनी सी जगह में जाके एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ बैठा हुआ है, तो रिपल्शन होने के बावजूद, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस बात के भी बावजूद वो दोनों साथ बैठे हैं, तो कौन है जो उन्हें साथ लेकर आया, उनको, उनके रिपल्शन को ओवरकम करके उनको पास बिठा दिया, वो कौन है, वो ये है, न्यूक्लियर फोर्स। और मैं इसको पापा फोर्स कहता हूं। कौन सी फोर्स कहता हूं, पापा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। समझ में आ रही है आपको बात। ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। कभी आपने ऐसा सुना कि एक आदमी पहाड़ के बराबर में से चलता हुआ जा रहा था तो चिपक गया क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा था, और मासेस मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसने फिर फोन किया कि भैया मुझे आगे इधर से निकालो यार, मैं तो पहाड़ ने चिपका लिया। ऐसा तो कभी नहीं सुना। कभी ऐसा सुना कि दो बिल्डिंग बराबर बराबर खड़ी हुई थी, बहुत बड़ी थी, और वक्त के साथ साथ वो ऐसे कोलैप्स होती चली गई, एक दूसरे के पास आती चली गई, ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। और ऐसा भी नहीं आप और मैं इस जमीन पे अगर चिपके हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर मैं इस वजह से कह रहा हूं। और जितना भी सर्वाइवल है, ये सोलर सिस्टम है या गैलेक्सीज हैं जो ऐसे चल रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चल रही हैं। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, मेरे कहने का जो मतलब है वो ये कि मैं एक ऑर्डर पे जब स्टडी करता हूं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर, मतलब 1 किलो जो यूनिट यूनिट मास है, यूनिट मास, यूनिट चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स के लिए भी जो बेसिक, जब मैं डिस्कशन या स्टडी कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑर्डर पे जब स्टडी की जा रही तो वीक निकल के आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे स्ट्रांग है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो ये जो है बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। बात समझ में आई क्या। देखो बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो वाला सिनेरियो समझा दीजिए, देखो क्या क्या लिख रहे हैं। मैं देखो, फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है बाबा, बहुत वास्ट। हो सकता है केमिस्ट्री वाले भी आके कहें कि हाँ बहुत वास्ट है, होता है, लेकिन फिजिक्स, फिजिक्स। तो मैं यहाँ पे, ये बच्चे जो कमेंट्स में लिख रहे हैं, इन सब की बात में धीरे धीरे जहां जहां मुझे मौका लगेगा मैं ये सब बातें कर लूंगा, जितनी भी बातें ये लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा आया और चुपके से लिख के जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, बताओ मैं इसका क्या करूं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग चैट को तो बिल्कुल मत देखना ये सब, ठीक है, मैं जरूर देख सकता हूँ। ठीक है, ये डिस्क्लेमर जो मैं दे रहा हूँ, चैट ना देखना, ये आप ही लोगों के लिए है, बेवजह किसी को नहीं पता होगा तो वो कहेगा एक क्या चल रहा है ये। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर नीट। यूपीएससी की तैयारी कर लो आप अभी से भाई, अभी एनएससी जेएस के बारे में मिले हम यहाँ पे।
ठीक है, NSCJS के बारे में बात करेंगे। तो हमने बात की अभी अभी जो डिस्कशन किया, जो बेसिक डिस्कशन था वो था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। उसके बाद में यहां से उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। उसके बाद कौन है? इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से वीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स में भी दो होती हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस बता दिया, अच्छी बात है कि न्यूक्लियर फोर्स भी दो तरह की होती हैं, एक वीक और एक स्ट्रांग। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और ऑर्डर ये है, ऑर्डर ये है। न्यूक्लियर फोर्स में आप समझ ही गए होंगे कि पहले वीक रखी जाएगी फिर स्ट्रांग रखी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस, on the basis of nature of forces। on the basis of nature of forces। ठीक है भाई, अब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। मैं इनका कोई डिस्कशन नहीं उठा रहा हूं, प्लीज मेरी बात को समझें आप। मैं इनका कोई डिस्कशन नहीं उठा रहा हूं, जस्ट एक क्लासिफिकेशन था, मैंने कर दिया। ठीक है, अब फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। कुछ बच्चे लिख रहे थे बैलेंस और अनबैलेंस, बैलेंस और अनबैलेंस भी हो सकती हैं। बैलेंस और अनबैलेंस समझना भी बेहद आसान है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे कई सारी फोर्सेस लग रही हैं और इस तरीके से लग रही हैं कि हाँ सुनो, इस तरीके से लग रही है कि नेट फोर्स जीरो हो गई। सर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो कैसे? समझाता हूं। तो धीरे धीरे मैं अपनी बात कर ले जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अट्रैक्टिव और रिपल्शन, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो अगर ये ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, अट्रैक्ट मतलब मैंने कहा कि अट्रैक्शन वाला केस है, अट्रैक्शन। एक केस तो ये हो गया अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, और एक केस मैं किसके बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे रिपल्शन के बारे में। तो अगर ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये कहा जाएगा कि भैया बी को ए ने खींचा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसको ऐसे लिखा जाता है एफ बा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी ने ए को अपनी तरफ खींचा, तो इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे भैया? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी, अट्रैक्शन का केस है। तो सर मैंने कहा यस, तो सर ये तो पता लग गया कि ए पे लग रही है, ए पे किसी पॉइंट पे लग रही है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। दूसरा मुझे डायरेक्शन पता लग गया, बी की तरफ लग रही है। तीसरा मुझे मैग्नीट्यूड भी पता लग जाए तो मुझे पूरी फोर्स पता लग जाएगी। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीनों बातें पता होनी बहुत जरूरी है भैया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये है फोर्स के बात कि फोर्स के साथ आप खेलने जा रहे हो, फोर्स की वजह से चीजें निकालने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कहां लग रही है, कितनी लग रही है और कहां लग रही है, कितनी लग रही है, कहां लग रही है, किस पॉइंट पे लग रही है। समझ में आई बात? डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। और यहां पर रिपल्शन में क्या होगा मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। ए ने बी को धक्का मारा, ए ने बी को धक्का मारा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सर डायरेक्शन तो पता लग गई, सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी पता लग गया। ओ माय गॉड, मेरे से कोई सिंबल बन गया था,
मेरे से यहाँ पे तीर लग गया था, कुछ बच्चे कह रहे हो तीर इधर ना, वेक्टर ना ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई, बस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये रही रिपल्शन वाली बातें, ये रही अट्रैक्शन वाली बातें। तो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रही कि नहीं लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही है, लग रही है भाई, लग रही है, बहुत अच्छी बात है, लग रही है, लग रही है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये खिंचा चला जा रहा है, ए बी खिंचे जा रहे हैं, खिंचे जा रहे हैं, मैग्नेट के टुकड़े हैं, ये मैग्नेट्स के टुकड़े हैं, सुनना मेरी बात मेरे बच्चों, मेरे बच्चों मेरे साथ दो, मेरे बच्चों इधर आओ। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, और ये रहा दूसरा मैग्नेट, ये रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल। मैंने एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सामने रखा, ये कह रहे हैं चिपक जाएं, चिपक जाएं, लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे भैया, हम हैं यहाँ पे, ऐसे कैसे, मैंने इनको होल्ड कर लिया। तो ये, इसकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, है ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सुनना मेरी बात, मेरी बात सुनना, ये ए है, ये बी है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या इधर की तरफ है, लेकिन मैं इनको मिलने नहीं दे सकता। मैंने एक ओपोजिट फोर्स लगा के, मैंने ओपोजिट फोर्स लगा, मैंने होल्ड कर लिया, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, मैंने इसको होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया भाई, होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया, मैं जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, मैंने कहा होल्ड कर लिया। तो मैंने कोई फोर्स लगा के तो रोका होगा या खुद रुक गया होगा? अरे मैंने फोर्स लगा के रोका, और रोका तो रोका, ऐसे रोका कि नेट फोर्स जीरो कर दी। इनका हिलना नहीं चाहिए, हिल कैसे लेगा भैया, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गई, हिल कैसे लेगा भैया, नेट फोर्स जीरो हो चुकी है। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड स्टेट, इसे कहते हैं बैलेंस्ड स्टेट। ये जो मैंने होल्ड किया, ये होल्ड करने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरीके से लगानी पड़ी कि ये एफ बी ए के बराबर हो, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो अगर एक बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगी तो कैंसिल कर देंगी भैया। बच्चा कहे मास्टर, मैंने कहा यस प्लीज, कि अगर ये फोर्स, यार मैंने फोर्स की यूनिट नहीं बोली, ये थोड़ी सी हमारे साथ दिक्कत हो रही कि यार मैं अभी मास और एक्सेलरेशन पढ़ाया नहीं और मैं डायरेक्ट फोर्स की बातें कर रहा हूं, ये भी एक दिक्कत है कि मुझे पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर फोर्स पे आना चाहिए था, ये भी एक दिक्कत है। लेकिन मैं ऐसे नहीं आ रहा हूं क्योंकि मुझे पहले वेक्टर सिखाना है, और वेक्टर अगर मैंने डायरेक्ट बोल के पढ़ा दिया, ये जितने बच्चे यहाँ जुड़े हुए दिख रहे हैं ना, 84 बच्चे, ये एकदम से हो जाएंगे, अरे मास्टर तो वेक्टर पढ़ा रहे रे, अपने सिलेबस के बाहर की बात है रे, अपने बस का नहीं रे, कौन रे ये, ऐसा करने लगेंगे बच्चे। मैं तो यहाँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, खचा खच पता नहीं क्या क्या पढ़ा दूं, लेकिन ये जो बच्चे दिख रहे हैं 84 जुड़े हुए कहेंगे ए जा रे क्या पढ़ा रहे रे, पागल रे पागल रे, फिजिक्स नहीं है, मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ्स का टीचर है ये ना। तो इसीलिए पहले मैं फिजिक्स की बातें करूंगा ना, उनको ऐसा अरे मास्टर फिजिक्स का है, फिर चुपके 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 मैथ्स बीच बीच में, दो ब्रेड फिजिक्स की और उनके बीच में जैम लगा दूंगा मैथ्स का, ऐसे करके सिखा दूंगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मेरा साथ दोगे, लेकिन यार दोगे कि नहीं दोगे? मुझे तुम बच्चों की चैट क्यों नहीं दिखाई दे रही है, चैट क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे तुम बच्चों की? चैट नहीं दिख रही बच्चों की, प्लीज। हाँ सर, आप जो पढ़ाएंगे हम रेडी हैं, क्या बात है, यही तो चाहिए मुझे, यही तो चाहिए सर। आपसे वेक्टर पढ़ा है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने पढ़ा है। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर वाले कुछ पानी भर के बैठे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि काफी लंबा साथ हमारा रहा और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए दो ब्रेड लगाऊंगा फिजिक्स फिजिक्स और बीच में जैम लगा दूंगा मैथ्स का, ऐसे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैं पहले दिन से अगर आपको मैथ्स के नाम से मैथ्स पढ़ाने लगा तो ये जो बच्चे जुड़े में सब भाग जाएंगे, सब नहीं तो कम से कम आधे तो भाग ही जाएंगे, ऐसे बोल के कहा पढ़ा रहे रे, कौन है ये, क्या रे। तो फिलहाल मैंने आपसे बात की कि अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, रिपल्सिव फोर्स भी होती है। यहां पे देखो मैंने चुपके चुपके से डिस्कशन कर दिया वेक्टर का, चुपके चुपके से। कैसे कि यार ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए जो है, इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसके पास भी डायरेक्शन है। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। सर इक्वल एंड अपोजिट देखो ना आप,
अच्छा इक्वल ना भी बोलो, ऑपोजिट तो है। मैग्नीट्यूड के बारे में गोली मारो ऐसी तैसी, डायरेक्शन तो आपको ऑपोजिट दिख रही ना। यहां पे आपको इक्वल एंड अपोजिट देखने के लिए मिलेगा। मैंने क्या डिस्कशन किया, मैं जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं। ये एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो भी आपको दिख रहा है यहां पे, बढ़िया। ठीक है, इस नॉर्थ पोल ने उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, समझे, और मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के रोक डाला। तो ये जो होल्डिंग है ना आपको जो दिख रही है, ये क्या है, माइनस करके लिख दूं क्या, माइनस एफ बी ए। अब घबराहट शुरू हो गई, अब घबराहट शुरू हो गई कि मास्टर ये माइनस क्यों लगा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं हटा देता हूं, मैं हटा देता हूं, लेकिन साथ में लिख दूंगा, साथ में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, यहां से मैंने ये हटा ही दिया, इस होल्ड को लिख दिया मैंने, कोई नई फोर्स लिख दिया, एफ आमिर, मैंने अपना नाम लिख दिया, ये मैंने लगाई, और साथ में लिख दूंगा इक्वल टू एफ बी ए, इक्वल टू एफ बी ए। इस फोर्स की डायरेक्शन बता दी, इस फोर्स की डायरेक्शन बता दी, और साथ में मैंने मैग्नीट्यूड की बात कर दी। तो ये जो एफ आमिर है, यानी कि मेरी फोर्स जो है, और जो ये एफ बी है, ये दोनों कहे जाते हैं क्या कहे जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मैं कुछ और नाम नहीं लूंगा अभी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बोल देगा कोई पेयर वेयर, अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, कुछ नहीं बोल रहा मैं, बस इतना बोला, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, चलो अब मैं एक बात यार डिस्कस कर दूं, यहाँ पे फोर्स के बारे में बात चल रही थी, ये दूसरी स्लाइड पे गया मैं, जो दूसरे नंबर की स्लाइड थी यार, यहाँ पे ना यूनिट की बात कर लेते हैं सर, यूनिट, अरे भैया जैसे कि लेंथ की मीटर, मास की केजी, हाँ या ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ऐसे ही फोर्स की भी एक यूनिट होती है। और मैं इतना ज्यादा ड्रामा ना करते हुए क्या लिख दूं यहां पे, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। अरे वाह, सभी बच्चों को पता है, बच्चे बहुत कुछ पढ़ के बैठे होंगे, लेकिन मुझे तो अपने ही ढंग से चलना है। मैं तो यही मान के चलूंगा कि आज हम पहले दिन है, 9th क्लास में आए हैं और हमें कुछ बातें करनी है। ठीक है, न्यूटन इसकी यूनिट होती है, ठीक है, न्यूटन इसकी यूनिट होती है। और फोर्स ऐसे ही लिखी जाती है, कैसे, जैसे कि लेंथ को लिखा जाएगा 5 मीटर, नाप के लिख दिया, इसी तरह फोर्स को नापेंगे और लिख देंगे न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की फोर्स, 50 न्यूटन, 50 एन, इसको एन से लिखा जाता है भाई, कैपिटल एन से। और छोटी सी बात और कर दूं यहाँ पे, बुरा ना मानो, फोर्स है, ये जो है ये एसआई यूनिट है मेरे भाई, कौन है ये, एसआई यूनिट है, कौन है मेरे भाई, ये एसआई यूनिट। और यहां पे कौन है, डाइन, डाइन, सीजीएस यूनिट है, कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, न्यूटन एसआई यूनिट, डाइन सीजीएस यूनिट, बस 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 बस, कोई बहुत तो बात नहीं करने वाला हूं, बस न्यूटन, न्यूटन। तो एग्जाम्पल 10 न्यूटन, ऐसे करके एक फोर्स डिफाइन की जाती है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसी बातें, क्योंकि मुझे यहां पे जरूरत है। जैसे कि बच्चे ने कहा कि यार एक बैलेंस अनबैलेंस भी होती है, तो मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। एक और टाइप है, टाइप ऑफ फोर्सेस, एक मैंने लिखा बैलेंस्ड, 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 और दूसरी मैंने लिख दिया अनबैलेंस्ड। यहीं पे देखना, देखना, बैलेंस्ड की बात करने गया तो इधर से धक्का लगा दिया किसी ने, ओ ओ ओ ओ, हाँ इधर से धक्का लगा दिया किसी ने, और धक्का ऐसा लगाया कि इसने 10 ही न्यूटन फोर्स लगा दी। कितनी न्यूटन फोर्स लगा दी, 10 न्यूटन। मैं भी आया, मैं भी आया, मैंने भी लगा दी 10 न्यूटन।
मैंने भी लगा दी 10 न्यूटन, ऐसे फोर्स लगा दी इधर की तरफ 10 न्यूटन। बताओ ये ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा? सर बिल्कुल नहीं चलेगा। सर बिल्कुल नहीं चलेगा या चल जाएगा? सुनो, कुछ बच्चे कह सकते हैं, कुछ बच्चे कह सकते हैं, वैसे तो सब बड़े होशियार है, समझदार हैं, लेकिन कुछ बच्चे कह सकते हैं मास्टर 10 और 10 20 न्यूटन लग रही है, 20 न्यूटन किसी पे फोर्स लगे और ना चले। और एक बच्चा जिसको थोड़ी सी समझ है वो कह रहा है मास्टर जितनी फोर्स हमने लगाई है, अच्छा हम इधर हैं, जितनी फोर्स हमने लगाई है उतनी फोर्स उधर से किसी ने लगा दी, तो ये तो बराबर हो गई ना बात। तो यार ये कैसी बात है, 10 और 10 जुड़ के 0 कैसे हो सकते हैं? ओ एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। चौका लिंगम जी, English, not English. English. I will teach in English. हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश में फील नहीं आती यार। आई कैन एक्सप्लेन बट समझ गए होंगे कितनी अच्छी है मास्टर की इंग्लिश। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 10 न्यूटन 10 न्यूटन मिलके 20 न्यूटन नहीं हुए हैं मास्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक तो हम यही पढ़ के आए थे, टीचर ने हमको पढ़ाया था 3 टॉफीज इन माई पॉकेट 4 टॉफीज इन माई हैंड टोटल टॉफीज 7 टॉफीज। आज ये वाली मैथ्स ना चलेगी भैया। आज 10 और 10 जुड़ के 20 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? 10 और 10 जुड़ के 20 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। ओ ओ ओ ओ ठीक है, तो ये खेल शुरू हो गया डायरेक्शन का। किसका शुरू हो गया? डायरेक्शन का। मास के साथ ऐसी कहानी नहीं है, 10 किलो मास और 10 किलो मास मिलके हमेशा 20 ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार 10 किलो मास और 10 किलो मास जुड़ के कभी 15 मिल रहे हैं, कभी 16 मिल रहे हैं, कभी 18, कभी 20। मास के साथ ये खेल नहीं हो सकता। हाँ फोर्स के साथ ये खेल जरूर हो सकता है। ठीक है, अनबैलेंस की बात कर लेते हैं। अनबैलेंस्ड में क्या दुनिया देखी हमने कि यार इधर से किसी ने लगा रखी थी 10 न्यूटन, ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इधर से किसी ने लगाई है 5 न्यूटन, थोड़ी इज्जत और रख लें इसकी, चलो लगा दी 8 न्यूटन। बताओ ये जो इधर से आदमी था, आदमी ए जो है इसने लगाई 10 न्यूटन और ये आदमी बी जो है इसने लगाई 8 न्यूटन। ध्यान से सुनना, तो ए की दादागिरी चलेगी कि बी की? ए की दादागिरी चलेगी यार, ए बड़ा है। तो ये जो फोर्सेस है अनबैलेंस्ड हो गई। कैसी हो गई मेरे बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट इफेक्ट जो मुझे मिलेगा वो कितनी फोर्स का मिलेगा? 10 न्यूटन का, 8 का, या फिर 2 न्यूटन का? बोलो, 10 का, 8 का या 2 का? दो न्यूटन का। ठीक है भाई, तो यहां पर जो अपने को इफेक्ट दिखेगा रिजल्टेंट, क्या बोला मैंने? नाम लिया है रिजल्टेंट, प्लीज इसको दिमाग में बैठाए। अरे मुझे पता है मेरे बच्चों, बस बस 2 की लाइन ना लगाओ प्लीज, मान जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मुझसे बहुत आसान सवाल पूछ लिया। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, चिल बॉयज, रिलैक्स। तो यार रिजल्टेंट आ गया 2 न्यूटन। तो यहां पर बच्चों ने जाने अनजाने में वेक्टर्स खेलना शुरू कर दिया। जाने अनजाने में ना कोई बात हुई वेक्टर की, ना किसी ने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बताया, बच्चों ने वेक्टर अप्लाई भी कर दिया। यहां पे बोला नेट फोर्स एफ नेट 0। यहां पर बच्चे ने खुद कहा कि मास्टर इसकी चलेगी, और रिजल्टेंट जो बात हो रही होगी 2 न्यूटन की हो रही होगी एफ नेट इस ऑब्जेक्ट पे। मैं अगर यहां पर एक बड़ा सा रेड कलर से कि रिजल्टेंट क्या बात हो रही होगी कि रिजल्टेंट आ रहा होगा ये, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 न्यूटन।
भाई मैग्नीट्यूड वर्ड से तो नहीं घबरा रहे कुछ बच्चे कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है ये? मैग्नीट्यूड अमाउंट, फोर्स का अमाउंट। मेरा वेट अगर 65 केजी है तो 65 हो गया मैग्नीट्यूड। आपका मास अगर 45 केजी है, 50 है, 70 है, जो ये नंबर है ना, ये तो है मैग्नीट्यूड, और जो केजी है वो यूनिट है। तो ये जो दो है, ये दो मैग्नीट्यूड है, और न्यूटन जो है वो उसकी यूनिट है। भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, प्लीज आप लोग परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे इस बात को पूछ रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने तो भाई भयंकर ही, देव गुप्ता ने फॉर्मूला लिख डाला, ठीक है, लेकिन मैंने इस बच्चे को देखा ही नहीं, ना मैंने फॉर्मूला देखा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत ही मासूम बच्चा हूं। तो बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये टाइप ऑफ फोर्सेस किसके बेसिस पे डिपेंड करी? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सवाल एक ये आता है कि मास्टर ये तो ऐसी एक ही लाइन के अलोंग फोर्स लग रही थी, तो हमें डायरेक्ट दिख गया। एक लाइन के अलोंग यहां लगी थी 10 न्यूटन, और इसी लाइन के अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी थी, इसी लाइन के अलोंग 10 न्यूटन। तो हमने बड़े मजे से कैंसिल करा, चल हटा 7 की घटा 0 न्यूटन, बढ़िया मजा आ गया। और ऐसा ही एक केस ये था कि यहां पे लगी थी 8 लाइन अलोंग द लाइन, अलोंग दी सेम लाइन, अलोंग दी सेम लाइन, अलोंग दी सेम लाइन। लेकिन अगर अलोंग दी सेम लाइन ना हो तो क्या कहानी होगी? सवाल ये है मेरा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मेरे राजू, मेरे राज, मेरे बच्चों। ये देखा तुमने कमाल की चीज? ये बॉल है, और फिर इससे कैरम खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं इससे? कैरम बोर्ड। जुबूम, मजा आया ये। लेकिन यार एक दूसरे को हिट नहीं कर पाते, हिट करते तो मजा आता। खैर कोई बात नहीं। मास्टर डिजिटल बोर्ड खेलने के लिए लगा है कि पढ़ाने के लिए? इधर आओ। तो यार ये अलोंग द लाइन लगे हुए थे, अलोंग द लाइन थे। मान लो इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाए। लाइन ऑफ एक्शन, मास्टर कितने भारी भारी वर्ड बोल रहा है, लाइन ऑफ एक्शन। क्या क्या भारी है इसमें? रिलैक्स। लाइन ऑफ एक्शन, इस वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो अलोंग द सेम लाइन लग रही है कि नहीं लग रही है? अलोंग द सेम लाइन लग रही है कि नहीं लग रही है? लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, अच्छा मैं एक और बात कर लूं, एक और बात कर लेता हूं, कि मैं भी इधर ही फोर्स लगा रहा था, मेरा भाई भी इधर ही फोर्स लगा रहा था। सुनो भैया, 10 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई, भाई ने लगाई 5 न्यूटन, तो नेट रिजल्ट कितना आ गया? बच्चों ने कहा यार काम तो बढ़िया हो गया, 10 न्यूटन मास्टर ने लगाई, 5 न्यूटन भाई ने लगाई, तो फोर्स आ गई अपने पास 15 न्यूटन। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? ठीक है भाई। तो यहां पे रिजल्टेंट जो आ गया वो आ गया हमारा 15 न्यूटन। कितना आ गया? नेट 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 फोर्स, नेट फोर्स कितनी आ गई? 15 न्यूटन। ठीक है भाई। अभी तक कहानी वही चल रही, आसान 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 है। कैसा है? आसान है। फिजिक्स पढ़ना आसान है। और अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर ऐसा कुछ हो गया कि मास्टर मैंने खींचा इधर 10 न्यूटन से, मेरे भाई ने खींचा इधर 8 न्यूटन से, अब ये किधर जाएगा? 10 न्यूटन के अलोंग जाएगा, 8 न्यूटन के अलोंग जाएगा, या किसी और डायरेक्शन में जाएगा? मास्टर देख, मुझको ना दिल जो कहता है बिना किसी बात को किए, बिना किसी वेक्टर को पढ़े, ऐसी तैसी भाड़ में जाए मैथ्स और फिजिक्स। ये तो आम भाषा की बात है कि मैंने इधर खींचा, मेरे भाई ने उधर खींचा, तो रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट ना तो मेरी दुनिया में आएगा ना इधर वाली दुनिया में जाएगा, ये कहीं बीच में जाएगा। बोलो हाँ या ना, कहीं भी जा सकता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई यार? ठीक है, ऑब्लिकली जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। ये नहीं कह सकते नॉर्थ वेस्ट, तो इस बच्चे ने डायरेक्शन बोल दी। ठीक है,
नॉर्थ वेस्ट तो ये हो गया कि मास्टर यहां से 45 डिग्री में जाएगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाए। अगर मैंने इसको बोल दिया कि ये ऐसी दुनिया है कि इधर एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, ये कहीं एक्स और वाई के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा? ना तो अलोंग एक्स जाएगा ना अलोंग वाई जाएगा, कहीं उनके बीच में जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब सवाल ये उठता है कि यार ये कितने एंगल पे जाएगा, पहला सवाल। दूसरा, वो कौन सी फोर्स होगी? क्या इसको 18 न्यूटन रिजल्टेंट मिलेगी? क्या इसको 10 न्यूटन रिजल्टेंट मिलेगी? क्या इसको 8 न्यूटन रिजल्ट मिलेगी? या इसको कोई और फोर्स मिलेगी जो 8 से तो बड़ी होगी और 18 से छोटी होगी? कुछ आइडिया जनरेट करो। समझे? मतलब यहां जो रिजल्टेंट फोर्स इसको मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट को जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी, ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर कंसीडर किया है, इसको जो फोर्स मिलेगी वो क्या होगी, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो ये डील करने के लिए मैंने टॉपिक उठाया है कि आपको दो ऐसी क्वांटिटीज का जोड़ना घटाना समझा सकूं जिनके पास डायरेक्शन है। समझे? मैं आपको एक ऐसी मैथ्स सिखा सकूं जो डायरेक्शन के साथ डील कर रही हो। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आज यहां पर हैं। समझे आप? और बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है? कोई घबराने की बात नहीं है। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम जरूर जनरेट कर दी मैंने यहां पे कि इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम यहां पर मिले हैं। प्राइम टारगेट आज हमारा ये नहीं है कि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को समझ पाएं या फोर्सेस को समझ पाएं। प्राइम टारगेट आज हमारा ये है कि उनकी बात करते करते कैसे मैं आपको ये सिखा दूं कि जो डायरेक्शंस वाली चीजें हैं, जैसे कि फोर्स है, जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, और ऐसी बेइंतहा हजार चीजें जो फिजिक्स की दुनिया में हैं जिनके पास डायरेक्शन है, उनका जोड़ना और घटाना कैसे होगा। ठीक है, ये मेरा आज प्राइम टारगेट है। तो इसका सॉल्यूशन अभी मैंने आपको नहीं दिया। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता है। प्लीज प्लीज आप इस बात को यहीं छोड़ दें, लेकिन आइडिया जो है उसको जनरेट करो आप। और आपका एनएससी जैस जो पेपर है वो भी यही, उसका जो थीम है ना, अगर आप मुझसे एज एन एग्जामिनर कि मुझसे पूछो कि यार कि एग्जामिनर मास्टर तो कैसा पेपर बनाएगा एनएससीजेएस का, या कैसा पेपर आता है, तो ऐसा ही पेपर आता है जिसमें आप अपनी सूझबूझ को रख कर एक आइडिया जनरेट करते हो और उस आइडिया को जनरेट करने के बाद उस पर बेस्ड छोटी सी मैथ्स अप्लाई कर देते हो, फिर जो आंसर आता है वो टिक कर देते हो। वो भी आपसे यही चाहता है, वो बहुत मैथ्स नहीं खेलना चाहता आपसे इस लेवल पे। हाँ, नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम जो है हमारे एनएसईपी हैं, एनएसईसीएन, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह वगैरह, वो सब बढ़िया करके मैथ्स टेस्ट करते हैं, आपकी कैलकुलेशन टेस्ट करते हैं, लेकिन एट द लेवल ऑफ एनएससीजेएस वो आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं करता। वो ये टेस्ट करता है कि आपको फिजिक्स समझ में आती है या नहीं, आपको साइंस समझ में आती है या नहीं। समझ में आई बात आपको? ठीक है, आइडिया जनरेट करना है हमें फंडामेंटल्स को बेस मानते हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं भाई। एक छोटी सी नॉलेज मैं आपसे चाहता हूं कि आपके पास हो, है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही मान के पढ़ाऊंगा कि मेरे बच्चे जो है वो कुछ नहीं जानते, उनको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो जमीन इसको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही होगी? तो जवाब है mg। mg, m इसका अगर मैं मास मान लूं, अगर मैं इसका मास m मान लूं, कितना मास मान लूं? m मास, m kg, m kg, m kg, तो जमीन की तरफ जो ये खींच रहा होगा वो mg से खींच रहा होगा। mg, सर व्हाट इज mg? mg, व्हाट इज दिस फोर्स? ये फोर्स है भैया, इसमें जो g है ना उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैं मजबूर हूं अभी कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ बिना पढ़ाए, बिना पढ़ाए इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे अभी मुझे वेक्टर की बात करनी है कहीं फिजिक्स में रह के। तो ये g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक एक्सेलरेशन है। ओवरऑल मैं इस मास को इस g से मल्टीप्लाई करूंगा, अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 10 लिख देता हूं। 9.8 इज वेरी क्लोज, 9.8 इज वेरी क्लोज टू 10, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं मास को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाता है, ग्रेविटेशनल पुल मिल जाता है। ये mg कौन है? पुल एक्सर्टेड ऑन अस, पुल एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है वो mg है। समझ में आई बात आपको? तो क्या है वो? mg, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, इसके बाद मैं इसके ऊपर बेस सवाल करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये जो m है ये 10 kg, ये 10 kg का है। 10 नहीं ले रहा हूं मैं यार, 10 लिखूंगा तो बच्चे 10 इंटू 10 से कंफ्यूज होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 5 kg। तो एक बच्चा एग्जैक्ट आंसर अगर मुझे देगा तो 5 इंटू 9.8 करेगा और उसके साथ लिख देगा न्यूटन। एक बच्चा जो हिंदुस्तानी है यार, इंडिया में रहने वाला, कहता है सही लगा लो यार, क्या इतना क्या सही है। तो सही लगा के हमारे पास कितना आ जाता है? 5 इंटू 10। तो सही लगा लिया हमने और हमें आंसर मिल गया 50 न्यूटन, और वेरी क्लोज टू 50, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर क्या पुल आ गई? ग्रेविटेशनल पुल 1 इंटू 9.8 न्यूटन। बोले तो 9.8 न्यूटन एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। यानी जो 1 किलो का बॉक्स, 1 किलो का चीनी का थैली, 1 किलो दाल आप उठाते हो तो उसके लिए आपको 10 न्यूटन अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो 10 न्यूटन 1 किलो 2 किलो 20 न्यूटन, 3 किलो 30 न्यूटन, ऐसा चलता रहता है। 5 किलो 50 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल पुल है। कौन है ये? ग्रेविटेशनल पुल। अब मेरी बात सुनना, इसी पर मेरा सवाल है आगे कि सुनो, सवाल ये है बहुत ही बेसिक, और उसके बाद फिर एक स्टेप आगे चढ़ जाएंगे। मैंने इस बॉक्स को, जो कि 5 kg का ही है, मैंने रस्सी बांध के ऊपर खींचने की कोशिश करी, पुल करने की कोशिश करी। तो ये 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है, मैं कितनी ताकत से इसको पुल करूं कि जो ये सरफेस है ये रिलैक्स हो जाए, ये कोई उसकी वजह से दबाव महसूस ना करे। मतलब ये 5 kg का ऑब्जेक्ट इस पीले रंग के सरफेस पे रखा था, मैं इतनी ताकत लगा देना चाहता हूं, रस्सी बंधी है, मैं इतनी ताकत से उसको उठाना चाहता हूं कि जो पीला सरफेस है वो रिलैक्स हो जाए। उम्मीद है आपको कलर्स तो विजुलाइज हो रहे होंगे, ना भी हो रहे हैं तो लो यार, लाल कर देते हैं इसको और थिकनेस कर देते हैं ज्यादा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ये लाल रंग का सरफेस है ये एकदम रिलैक्स हो जाए। 5 किलो की वजह से इसके ऊपर कोई दबाव ना हो, तो मुझे ऊपर की तरफ जो पुल करना पड़ा, कितना करना पड़ा? कितना करना पड़ा? 50 न्यूटन ही करना पड़ा। क्या बच्चों ने बड़ी आसानी से पता, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अभी अभी पीछे देख के आए कि मास्टर नीचे जो ग्रेविटेशन पुल आ रहा है वो है 5 इंटू 10 न्यूटन, 5 इंटू 10 न्यूटन। तो भैया कितना हो गया? 50 न्यूटन। तो जो पुल करना पड़ेगा वो पुल करना पड़ेगा इसी के बराबर। यानी कि मास्टर तूने अगर 50 न्यूटन लगा दी तो ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट रेड कलर के सरफेस को नहीं दबाएगा। बहुत ही बढ़िया बात हुई, बहुत ही बढ़िया बात हुई। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इक्वल एंड अपोजिट। सर ये बच्चों वाली बात है, थोड़ा लेवल बढ़ाइए। बिल्कुल सही बात है आपकी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत बेसिक बात है, तो लेवल बढ़ा ही देना चाहिए। लेवल बढ़ा दूं तो मैं आपसे ये पूछूं कि भैया कि अगर यहां पर एक
पुली है जो घूम सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा हूं, बस धागा यहां से जा रहा है, मैं आज फोर्स यहां से लगा सकता हूं, मतलब मैं खड़ा ही यहां पर हूं, मैं खड़ा ही यहां पर हूं, अब मुझे उसको ऐसे खींचना है, मतलब इधर इधर खड़ा हूं मैं, मुझे उसको खींचना ही ऐसे है, मुझे उसको खींचना ही ऐसे है। तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है भैया, कितना है, 30 डिग्री है। तो अभी मैं कितनी फोर्स लगाऊं कि रिलैक्स हो जाए, 50, 50 से ज्यादा या 50 से कम, आइडिया, सिर्फ आइडिया, यार मास्टर 50 से ज्यादा लगानी चाहिए यार, नहीं 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 मास्टर 50 से कम लगाएगा तो काम हो जाएगा, 50 से कम लगाएगा तो काम हो जाएगा, 50 से ज्यादा लगाएगा तो काम हो जाएगा, 50 लगाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है, जस्ट जनरेट एन आइडिया। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे बढ़िया करके खेल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इनके साथ ही बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए 82, मुझे सबका ख्याल रखना है, इसीलिए थोड़ा सा बेस से बात कर रहे हैं। आ जाएंगे यार, उड़ान भरेंगे, कोई ऐसे थोड़ी यार बच्चों वाली बातें करने थोड़ी मिले यार, वरना तो ठीक है अपना पढ़ ही रहे थे एनसीईआरटी और ये लखमीर सिंह ऐसी किताबें हैं अपनी मार्केट में बहुत सारी। तो यहाँ पर अगर आए हैं, बिल्कुल तुम्हारा 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 सबका सबका ख्याल है भाई, तो सबको पानी पिलाया जाएगा, कोई भी प्यासा वापस नहीं जाएगा। आज पहला दिन है, सरपुरा क्लास 11-12 का सिलेबस होगा ना, अरे हाँ हाँ, मैं तो यहाँ पे बीएससी भी पढ़ाऊंगा, क्या बात कर दी तुमने, क्या बात कर दी यार, है बीएससी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं, एमएससी भी पढ़ा दूंगा। और बताओ, तो फिलहाल मैं आपसे ये बात कर रहा था कि यार ये बच्चा जो वहां पे खड़ा है, यानी कि मैं यहाँ पे तो ये 50 न्यूटन लगाऊंगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। कब लगाइए 50 न्यूटन, टू जस्ट पुल इट अप, समझ में आई बात, या कहूं टू मेक इट कॉन्टैक्ट फ्री, टू मेक इट कॉन्टैक्ट हो गया है तो कॉन्टैक्ट फ्री। तो यहां पर इस वाले सवाल में मुझे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कुछ लगानी पड़ेगी ज्यादा। अब वो ज्यादा फोर्स कितनी होगी, ये भी वेक्टर की दुनिया में ही एंट्री कर गए आप। समझ में आई बात, कि इस सवाल में जो कैच है ना, जो इस सवाल में जो समझने वाली बात है वो ये है मेरे भाई, कि इस सवाल में समझने वाली बात ये है कि इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाई जाए, जो ये फोर्स लगाएगा, ये बच्चा जो फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये जमीन से ऊपर उठ जाए, ठीक है। तो इस फोर्स का कोई कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट, मैंने क्या वर्ड यूज किया, कंपोनेंट, बहुत ही लिटरल मीनिंग के साथ ये वर्ड हैं, इनको प्लीज ऐसा मत समझा करें कि ये ऊपर से किसी ने आसमान से उतार दिए, सब सब कुछ यही जनरेट किया गया और उनके लिटरल मीनिंग्स हैं। तो इस फोर्स का एक टुकड़ा इधर आएगा, इस फोर्स, ये फोर्स पूरी तो इधर नहीं आएगी, ये फोर्स पूरी तो इधर नहीं आएगी, ये पूरी एफ फोर्स इधर नहीं आएगी, उसका कुछ हिस्सा, एक टुकड़ा इधर एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, जो 50 न्यूटन के बराबर होगा। अरे हाँ या ना, तो मैंने यहां पे लिख दिया एफ डैश, मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एफ डैश, जो कि कौन है, कंपोनेंट ऑफ एफ। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, एफ डैश। अभी भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितनी होगी, अभी भी सिर्फ एक आइडिया जनरेट करके छोड़ रहा हूं। ये एफ डैश है, कौन है ये, एफ डैश, component of component of f, component एक टुकड़ा है, f का एक टुकड़ा है, which will balance a component of force f, a part of force f which will balance this 50 न्यूटन। अब टुकड़ा ही 50 न्यूटन के बराबर है, तो पूरा तो 50 से ज्यादा हो गई ना, क्या भैया समझे कि नहीं समझे, which will balance 50 न्यूटन to make it contact free। समझे यार, वो एक बच्चा था हमारा यार जो कह रहा था इंग्लिश में पढ़ाओ, उसके लिए मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है।
एनएससीजीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए। या गूगल कर लो यार, छोटी छोटी सी बातें भी पूछते हो। खैर बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक एज का है, और आपको शायद 7वीं क्लास पास होना चाहिए, 8 9 10 दे सकते हैं शायद। हाँ जी, चलें करें बात आगे। वैसे मेरा ना बहुत दिल कर रहा है, बहुत ज्यादा दिल कर रहा है कि मैं आपको फॉर्मूलाज तक पहुंचा दूं और आप फट 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 आंसर निकालते चले जाओ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला सीख ही लेते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले तो कंपोनेंट वाली बात थोड़ी सी सीख लेते हैं। कंपोनेंट वाली बात, सर ये कंपोनेंट समझा दो, और फिर वो रिजल्टेंट निकालना समझा दो। सर टेल अबाउट हाउ टू मेक क्लास नोट्स। यार ये वैसे बहुत बच्चों को लगेगा कैसा सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स कैसे बनाएं, प्लीज मेरी बात को समझना आप। कॉपी बनाने से पहले 3 पेज स्टार्टिंग में खाली छोड़ें हमेशा। वो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स किसी की भी कॉपी हो, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी हो, आपको हमेशा 3 पेज स्टार्टिंग में खाली छोड़ने ही चाहिए, और जितनी अमीरी हो उसके हिसाब से। अब ऐसा भी नहीं कि तुम आधी कॉपी खाली छोड़ के कि सर हम अमीर बहुत हुए हैं, ऐसा भी नहीं। 4-5 पेज काफी होते हैं। ठीक है, ठीक है, 4-5 पेज काफी होते हैं, इनफ। ठीक है, अब आप अपने नोट्स बनाओ। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिले तो उसको, जो स्टार्टिंग के 5 पेज खाली हैं वहां आके लिख लो। वो आपके उस कॉपी के क्रक्स होगा, उस कॉपी में जो भी आपने लिखा उसका क्रक्स होगा वो। और हर नए चैप्टर से पहले 2 पेज जरूर खाली छोड़ें। रफ वर्क के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रफ वर्क तो आप करते ही हो, जहां भी करते हो वहां पे कुछ भी अच्छी बात चैप्टर से जुड़ी मिली वहां पे लिख दो। डाउट्स बच्चों के मिस हो जाते हैं कि क्या डाउट था, उस डाउट को वहां लिखो। कौन सी बुक में सवाल अच्छा था, किस पेज पे, वो बुक का नाम और पेज नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो। ये इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाएं, और धीरे धीरे बात करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग की बात है कि कॉपी बनाने से पहले 3 पेज जरूर खाली छोड़ें। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये बात तो ऑलरेडी पता होने का घमंड है। अच्छा है। तो मैं कुछ कंपोनेंट्स का डिस्कशन करने जा रहा हूं, प्लीज मेरे बच्चों मेरे साथ आओ। कंपोनेंट्स की बात थोड़ी सी कर लो। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। सर ये कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कंपोनेंट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन। जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट हेडिंग नहीं लिख पा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये दिक्कत हो रही है। 11th 12th ड्रॉपर वॉपर को पढ़ाते हैं तो एग्जैक्ट हेडिंग डाल के पढ़वा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन बात भी कर रहा हूँ कि फिजिकल कंपोनेंट, टुकड़े टुकड़े पता लगाने हैं एक फिजिकल क्वांटिटी की जिसके पास डायरेक्शन है। जैसे कि समझते हैं बात को कि ये एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन। आपके घर में जो ये जमीन है, जो आपके कमरे का जो फ्लोर है उसकी बात कर रहा हूं। एक को एक्स मान लो और उसके परपेंडिकुलर वाई मान लो, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, पीले में पीला आपको शायद नजर तो आ ही जाए, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैंने एक फोर्स लगाई है यहां पर 100 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना के बैठी है। तो ये ऑब्जेक्ट, अब जाहिर सी बात है कि एक ही फोर्स है तो इसी के अलोंग चली जाएगी, रुकी है। अब फोर्स आ गई तो इसको मोशन में ले आएगा या नहीं ले आएगा? 100 न्यूटन बिल्कुल ले आएगा। ठीक है, एरोडोव की बातें हो रही है चैट में, एरोडोव की। अच्छा, तो भैया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पे लगा और ये इसी के अलोंग चलता चला गया। समझ में आई बात? ध्यान से सुनना, क्या ये दो डायरेक्शन, दो दो एक्सिस पे साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर रहा है? क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनना, मैंने दो डायरेक्शन नहीं बोला, मैंने करेक्ट किया, बोलने वाला था मैं रुक गया। मैंने कहा ये दो, ये एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। जब ये इस एक्सिस के लॉन्ग चलता चला जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलेगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। समझ में आई मेरे बच्चों बात? तो इसका एक्स भी बदल रहा है और वाई भी बदल रहा है।
एक्स में जो इसको चला रहा है, ये तो रुका हुआ था, एक्स में जो चला रहा है फोर्स, इस फोर्स का ही एक टुकड़ा होगा जिसको मैं क्या कहूंगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्या कहूंगा मेरे भाई, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। और एक जो इसको वाई में चला रहा होगा उसको मैं कहूंगा इसी फोर्स का एक टुकड़ा जो कि वाई में चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आई क्या? फोर्स का एक टुकड़ा जो एक्स में चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एक टुकड़ा जो वाई में चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मुझे ये पता लगाने हैं कि एक्स में चलाने के लिए जो फोर्स का टुकड़ा है वो कितना है, वाई में चलाने के लिए जो फोर्स का टुकड़ा है वो कितना है, ये मुझे पता लगाना है। अब ध्यान से सुनना एक बात इसके बारे में, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगी, कोई बहुत तो चीज है नहीं। ठीक है, आ जाओ। हम्म किसी थीटा एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे है। देखो यार, इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग जो टुकड़ा काम कर रहा है ना, वो है एफ कॉस थीटा। मारो मारो मारो, भागो भागो भागो, कॉस थीटा लिख दिया मास्टर ने। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे पिक्चर में खेल रहे हैं पहले ही कॉस थीटा साइन थीटा बोल के। अच्छा, एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने बच्चे हैं, मैं प्लीज, अच्छा चोकलिंगम जी। An object is placed at origin in xy plane and one force F is acting on it at an angle theta with x-axis. A force F is acting on this object with some angle theta with this force is inclined with an angle theta with x-axis. ठीक है, a component, a part, a component of this force is acting along x-axis which is responsible for its motion along x-axis, and similarly a component of this force along y-axis, Fy, a component of this force, a component of this force which is responsible for the motion of this particle along y-axis, known as, I mentioned it as Fy। बात समझ में आई क्या चोकालिंगम जी, समझे आप? ठीक है, हाँ जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो साइन थीटा कॉस थीटा में भी प्रॉब्लम मानते हैं। सबको पता होगा तो वो चुप रहे प्लीज, वो बच्चे थोड़ा सा मुझे आइडिया दें कि जिनको साइन थीटा वगैरह नहीं जानते। आता है को मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, प्लीज आता है तो वो रहे, बस मुझे एक आइडिया लगे कि किनको नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है, सबका ख्याल रखा जाएगा। आज पहली क्लास है तो एक आइडिया तो जनरेट करना पड़ेगा ना कि भाई कितने बच्चे हैं जो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। प्लीज रिलैक्स 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 रिलैक्स, रुक जाओ, बस बस। हम्म हाँ जी, तो एक ट्राइंगल है, कौन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत ध्यान से सुनना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस बात को भी मैं ऐसे समझाऊं कि यहां पर एक स्ट्रीट लैंप लगा है, वो कैपिटल एच हाइट का है। कितनी हाइट का है, कैपिटल एच हाइट का है। अब उसने यहां से लाइट थ्रो करी और मैं यहां पर खड़ा हूं और इस लैंप ने मेरी परछाई बना दी यहां पर। ध्यान से सुनना, इस लैंप से जो लाइट आ रही थी वो ऐसे आकर गिरी। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं,
हालांकि ये यहाँ की बात नहीं है, अब कॉस थीटा समझाना है और ट्रिग्नोमेट्री लानी है, क्या करूं, मजबूर हूं, मुझे ये बात यहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी हाइट भी जानता हूं कि मेरी हाइट स्मॉल h है। मेरी हाइट कितनी है? स्मॉल h। ठीक है भाई, मेरी हाइट क्या है? स्मॉल h। और मैं ये जान रहा हूं कि मेरी शैडो कितनी लंबी बन रही है, मैंने इसको भी नाप लिया, मैंने इसको भी नाप लिया। अब ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो चुका है। अगर मैं कहूं ए बी सी और इस वाले पॉइंट को डी, इस वाले पॉइंट को ई, तो डी ई सी ए बी सी, ये दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो आप इस बात को सिमिलर ट्राइंगल से भी खेल सकते हो। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में मैंने ये जाना कि मैं इस अपनी हाइट जानता हूं तो मैं कैपिटल एच को भी निकाल लूंगा। अगर मुझे ये पता है सी डी कितनी है, एच पता है, तो मैं उस रिश्ते से सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से इस बात को खेल सकता हूं, क्या? सी डी बाय स्मॉल एच और सी ए बाय कैपिटल एच। तो मुझे क्या ये हाइट ऑफ टार मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? और न सिर्फ हाइट ऑफ टार, हाइट ऑफ जहां की भी हाइट निकालनी हो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं या नहीं? अब ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना कि बड़ा वाला ट्राइंगल जो था, कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल? ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल कौन सा है? सी डी ई, डी ई सी लिख देते हैं। इसमें मैंने दो साइड्स का रेशियो पकड़ा है, कौन सा? बेस अपॉन हाइट। उल्टा करके लिख देता हूं, थोड़ी जिंदगी आसान लगेगी। हाइट अपॉन बेस, इसमें भी और इसमें भी वो सेम आया। ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, छोटा सा आइडिया, प्लीज ध्यान से सुनना। यहां पे एबीसी में हाइट क्या थी? कैपिटल एच, और बेस क्या था? सी ए। और यहां पे क्या थी? इस वाले ट्राइंगल में हाइट थी स्मॉल एच, बेस था सी डी। तो एक ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें हाइट और बेस का रेशियो, और हाइट और बेस का रेशियो सेम आया कि नहीं आया? फिर मैंने ये देखा कि कोई सी भी दो साइड को पकड़ा और उनका रेशियो लिया, बेस हाइपोटेनियस, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेनियस वो सेम आ रहे थे। तो मैंने एक आइडिया जनरेट किया कि एक ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो निकाल लेते हैं, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना भैया, अब बात शुरू हो गई है तो कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है, अभी पीछे मैंने हाइट का बेस के साथ एक रेशियो जनरेट किया था, हाइट का बेस के साथ। यहां पर एक हाइपोटेनियस है, इसको मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूं फिलहाल यहां पे समझाने के लिए, और यही आपको किताबों में भी नजर आएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। ध्यान से सुनना भैया, यहां पर कॉस थीटा क्या है लिख देता हूं, पूरी बात लिख देता हूं। परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ये रेशियोज एक इनको नाम दे दिया गया, इन रेशियोज को नाम दे दिया गया है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है, इसको मैंने नाम दिया साइन थीटा। घबराने की जरूरत नहीं है भैया। अब किसी भी ट्राइंगल में आप जाओगे, समझा रहा हूं, रिलैक्स। आई कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस जो ट्रिग्नोमेट्री। अरे अभी तो कुछ समझा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में मैंने तीन चीजें होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब उनके रेशियोज पकड़े हैं, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ, बेस का हाइपोटेनियस के साथ, परपेंडिकुलर का बेस के साथ। ये रेशियो मैंने कंसीडर किए हैं, और इनको मैं अब एक जनरलाइजेशन दे रहा हूं
कि कहीं पर भी अगर परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ रेशियो कंसीडर किया जाए, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो उसको क्या कहते हैं, साइन थीटा। और बेस का अगर हाइपोटेनियस के साथ कंसीडर किया जा रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले रेशियो की अगर बात हो रही है तो इसको कहते हैं टेन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एक बार ये अनम्यूट करवा लें बच्चों को, मैं अनम्यूट करवा रहा हूं, एक एक करके आप लोग प्लीज जो बात करनी हो बात हो जाएगी। कौन बात करना चाहता है, जो भी कुछ बात है। महिमेश, महिमेश, आयुष नारायण, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये क्वेश्चन है कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपने जो पढ़ा है वो समझ आया, और ये हमारा जो एनएससीजेएस का अभी हम लोग का 3 फरवरी को टेस्ट होगा, राइट? तो उसके बेसिस पे हम लोग को ऑफलाइन ऐसा कुछ बुलाया जाएगा, मतलब ऐसा कुछ है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके ऊपर बेसिस पे? क्योंकि सर एनएससीपी में सर ने बोला था, तो ऐसा एनएससीजेएस में भी होगा? एनएससीजेएस की जो भी चीजें होंगी वो आपको बाय नोटिफिकेशन आ जाएंगी। अगर टेस्ट के बेसिस पे आपको बुलाना होगा, नहीं बुलाना होगा, कौन से टेस्ट के बाद बुलाया जाएगा, ये सब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपसे यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात कर पाऊंगा, बाकी जो भी चीजें हैं वो आपको, जो टीम है मैनेजमेंट वाली, वही आपको आगे बताएगी। ठीक है, ओके। ठीक है। और बच्चा कोई बात करना जो चाहता है प्लीज, जिन बच्चों को बात नहीं करनी प्लीज लोअर योर हैंड, प्लीज लोअर योर हैंड। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज हैं, जो बच्चे बात नहीं करना चाहते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज प्लीज इस हैंड रेज को रिमूव कर दें। हेलो। हाँ जी, प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, प्लीज। सर वो एक डाउट था, मतलब कि जैसे अभी नवंबर में एग्जाम है, तो बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, और वही सब बुक्स, और मतलब स्ट्रेटेजी क्या होगा, कब कब कौन सी चैप्टर कंप्लीट करनी है सब। अच्छा, देखो हमारे पास एक प्लानर है हमारा, वो प्लानर आपको भी मोस्ट प्रोबेबली मिल गया होगा, और अगर नहीं पहुंचा है अब तक तो आज अभी पहुंच जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि पहुंच गया होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस होंगी। तो ये सिलेबस तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, जो भी है वो सब इसी के अकॉर्डिंग, प्लानर के अकॉर्डिंग जाएंगी। और ये मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, आपको भी एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि जो भी आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इसी प्लानर के साथ बनाएं, कि हमारे साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बच्चा ऐसा करता है थोड़ा सा वो कि अपने अकॉर्डिंग चलने लगता है, फिर उसका बैकलॉग हो जाता है, बाद में परेशान होता है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बैकलॉग का कोई सॉल्यूशन नहीं होता भैया, कवर करना ही पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और दिन में घंटे 24 ही होते हैं, आगे का भी चल रहा होता है, और पीछे का बैकलॉग हो गया तो अब टाइम कहाँ से लाओगे? या तो आप बहुत तेज हों, जो भी, अब ये तो सभी को लगता है कि मैं बहुत तेज हूँ एटसेट्रा। तो आप लोग अपना प्लानर जो भी बनाए, हमारे प्लानर के साथ ही उसको सिंक्रोनाइज कर लो, ताकि टाइम पे आपकी चीज़ें भी हमारे साथ साथ ख़त्म हो जाएं। ठीक है, और बुक्स के बारे में अगर बात करूं तो आपको यहाँ से जो शीट्स दी जाएंगी वो आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पर उनका डिस्कशन होगा। ठीक है, अच्छे से डिस्कशन हम लोग करेंगे, आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ कवर हो जाएंगे। इक्का दुक्का कुछ रह गया तो उसके लिए भी सपोर्ट है, आप बेफिक्र रहें। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप एच सी वर्मा फॉलो कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको ये जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी ये तो आप करोगी, बाकी आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, 9th-10th के लेवल पे आपके लिए एनसीईआरटी एक अच्छी सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है आई शुड से।
ठीक है। एचसी वर्मा आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से तो वो ऊपर लेवल की ही है, ठीक है। एनसी वर्मा 9-10 की भी आती है, वो आप थोरोली कर सकते हो। लेकिन अगर आप 11-12 में जाके बात करोगे तो जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि एनएससी जेएस में थोरोली सिलेबस वो वाला नहीं है जो जेई मेंस एडवांस का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिटेड चीजें डिस्कस करते हैं। इनके टॉपिक अगर आप एचसी वर्मा से करना चाहो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। और कोई बच्चा जो बात करना चाहे? शौर्य, शौर्य प्लीज बताइए। सर मेरा डाउट ये है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो मतलब परपेंडिकुलरली ऊपर जा रहा है ना, एंड एक और फोर्स लग रहा है उसमें जो मतलब उसको नी मान लीजिए मैं रिटार्डिंग एक फोर्स। ऑब्जेक्ट है एंड एक मतलब मैंने रोप की मदद से उसको अपने नीचे और खींचा एक एंगल पे 90 से ज्यादा है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उससे फिर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? अच्छा, कंपोनेंट वाली बात तो अभी मैं डिस्कस करूंगा। वैसे जो आपका सवाल है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और मैं यस। इसको नीचे खींच रहा हूँ ऐसे? हाँ यस सर, तो इस ऑब्ट्यूज एंगल का कंपोनेंट। मतलब यहाँ से ये एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, तो अब कंपोनेंट कैसे करेंगे, ये सवाल है आपका? ये अभी छोटा सा डिस्कशन करके हम वहीं जा रहे हैं। ये डाउट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं आपके साथ हूँ ही, फिर डिस्कस कर हेलो। लेंगे। हाँ जी। हेलो सर। सर सर ये रेशियो में हम लोग क्यों लिए हैं आ, बी वाई एच एंड पी वाई एच? अच्छा, ये अपना नाम बताएं आप जो बात कर रहे हैं। शनि कुमार सर। सनी। सनी, पी एच बी एच, ये पी बी क्या है, क्या ये डाउट है? सनी, क्या ये डाउट है कि ये पी बी एच क्या है, ये डाउट है? यस सर रेशियो में क्यों लिया है? बाबा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। मैं बोल रहा हूं बहुत देर से कि ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, बस मैंने लिखा नहीं, ये हाइपोटेनियस है। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 टुकड़े होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर मैं इस एंगल की नजर से दुनिया देख रहा हूं और अगर मैं उस एंगल की नजर से दुनिया देखूंगा जिसको मैं अल्फा कह रहा हूं, तो अब ये बेस जो है ये उस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस ही रहेगा। सनी, मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर, थैंक्स यू। नेक्स्ट सॉरी प्लीज। शौर्य। यस सर, वन मोर डाउट इज देयर सर, जैसे मैंने आपके सर्टिफिकेट सर, गुड इवनिंग सर। रोहित, प्लीज एक सेकंड, शौर्य की बात मैं कंप्लीट कर दूं जल्दी से। शौर्य प्लीज। जैसे हमें मतलब कोई डाउट आता है, हेलो सर, पर मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन में मुझे डाउट जा रहा था काइनेमेटिक्स, या फिर जब चैप्टर स्टार्ट होने वाले तो जैसे मुझे कोई एक्स्ट्रा डाउट आता है तो हम वो कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कोई एनएससीजेएस की पीवाई की वगैरह? इसके लिए मैं आपको, मुझे नहीं मालूम कि क्या सपोर्ट रखी गई है बच्चों के लिए। प्लीज बाकी बच्चे अपने माइक को म्यूट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या है इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया अभी नहीं है। मैं नेक्स्ट मीटिंग में या और टीचर्स जो कल से आएंगे आपको बता देंगे कि आपके लिए क्या सपोर्ट है, ठीक है। रोहित। Excuse me, sir. Sir, hello, sir. Sir, I have a doubt, sir. What's the difference between net force and resultant force, sir? Net force itself is a resultant force, one and the same thing. What is net force? And so, no, sir, what is net force? Net force is itself a resultant force. If there are two forces, Sum of all the forces. sorry, if there are more than, So net force sum. So net force sum of all the forces put there, please. yeah, exactly, the resultant of all the forces. If there are more than one force acting on object, then we need to calculate, then we need to find out on in which direction this object will move, with what net magnitude of force this object will move. That net force is known as resultant force.
एक फोर्स F1 एक फोर्स F2 इनकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, किसी नेट फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। वो जो नेट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स है। Okay, so which is more actually? The resultant of all the forces is net force. बहुत Sir, both are equal, ना? Sir, both are equal. हाँ, one and the same thing, one and the same thing, just a difference of terminology. Sir, sir, suppose right hand is applying 10 newtons or left hand is applying 8 newtons, sir. So net force will be towards the right because 10 newtons is more, 2 newtons is the difference. Okay, that question. Please repeat your doubt. Yes, so net force makes sir right hand is applying 10 newton or Exactly. left hand is applying 8 newtons, sir. Yes, So yes, please. hand will the net force be more. See, this force is bigger than this force. The rightward force is bigger than the leftward force. That's why this object will move under the influence of this force. तो ये जो 2 न्यूटन है ये नेट फोर्स निकल के आई है, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस फोर्स इज 2 न्यूटन which is a net force. Please don't confuse with this terminology. The net force and resultant force are one and the same thing. Yes, Rohit. And for tomorrow, sir, the class will start at 6:30. 6:30, 6:30, 6:30. Today is your first day. That's why there is some issue with the link generation. From tomorrow onwards, the class time is 6:30. Yes, please, Rohit, please. Sir, Yes, please. sir, HCV और NCERT 11 12 की करेंगे या 9 10 की? सबसे पहले आपको 9 10 कवर करना चाहिए। HCV आप उठा सकते हो, उसमें जहां इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या बड़ी बड़ी बातें होने लगे वहां आपको रुक जाना है, बाकी आप बातें कर सकते हो। और फिलहाल एक लेक्चर के बाद मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी भारी किताब उठाओ। फिलहाल आप 2 लेक्चर तक इंतजार करो। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जब तक हम 5 लेक्चर नहीं कर लेते, अपने वेक्टर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप किसी भी किताब को सॉल्व करना ना शुरू करें। पढ़ लें, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप किसी भी किताब को उठाकर सॉल्व ना करना शुरू करें, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन जनरेट हो सकते हैं, आप लोग मिसगाइड हो सकते हो, बस और कोई बात नहीं। यस प्लीज। सबसे पहले प्लीज आप अपना नाम बताएं, उसके बाद बात करें। मैं ऐसे मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। प्लीज स्वयं प्लीज बात कीजिए। अभिनव तिवारी सर। स्वयं प्लीज बात करें। अभिनव तिवारी, मैं आपसे इसके बाद बात करता हूँ, प्लीज। पूरी फिजिक्स आप पढ़ाएंगे या शिवेंद्र सर भी पढ़ाएंगे? पूरी फिजिक्स मेरे पास है। एनी मोर डाउट? अभिनव तिवारी, कोई बच्चा? रोटेशन नहीं आएगा? सॉरी, रोटेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा? कौन? नहीं, स्ट्रिक्ट शेड्यूल में क्या रोटेशनल मोशन मेंशन है? नहीं सर, नहीं है। हाँ प्लीज। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have a doubt about this sin theta, cos theta, and tan theta. प्लीज। Sir, if we see the ratio of tan theta, that is slope. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes, sir. So, जैसे tan theta का ये फंक्शन है, slope हमारा निकल आता है। ऐसे ही अगर cos theta और sin theta का करें तो कुछ फंक्शन इनके भी निकलेंगे। एक बार आप रिपीट करना, आपने क्या कहा? tan थीटा आपको क्या बताता है? स्लोप बताता है, यही कहा ना आपने? Yes, sir. नहीं, और वो भी इसलिए क्योंकि वहां पे मेरी बात फिट हो जाती है। स्लोप की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, स्लोप डिस्कस करेंगे, स्लोप क्या होता है और tan थीटा कैसे वहां हेल्पफुल होता है। जहां साइन हेल्प करेगा वहां tan हेल्प नहीं कर पाएगा, जहां cos हेल्प करेगा वहां tan हेल्प नहीं कर पाएगा, ना साइन कर पाएगा। तो ये इनके यूजेज हैं। बेसिकली मैंने आपको एक ट्राइंगल के अंदर एक पेयर बताया कि वो पेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको नाम दे दिया। किसी भी ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, ये रेशियो tan थीटा कहलाता है।
ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में जब आप tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो आप और कुछ नहीं बल्कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, और कहीं आप cos थीटा अगर कैलकुलेट करने लगे तो आप बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की बात कर रहे हो, और कहीं अगर आप साइन की बात करने लगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की बात कर रहे हो। दैट्स इट। तो जिसका जहां जैसा यूज होगा, एप्लीकेशन होगा, वो यूज करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि tan थीटा स्लोप बताता है तो साइन और cos क्या बताएंगे। और कोई डाउट प्लीज? नाम प्लीज बताइए। Sir, my name is Ved Prakash Sharkar. प्लीज बताइए क्या डाउट है वेद प्रकाश? Sir, while solving any question, if I face any doubt, sir, then how shall I ask that question? यही बात मैंने अभी बताई। एक बच्चे ने पूछा था कि हमारे पास डाउट सॉल्विंग सपोर्ट क्या रहेगी। मुझे इस बात का अभी आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, तो मैं कुछ भी कहना सही नहीं समझ रहा हूँ। मैं कंफर्म करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है? Okay, sir, and I have one more doubt. That, sir, shall I note these things? Means these notes will be available after this class. नोट्स आपको अवेलेबल होंगे ऐसा मुझे मालूम है। नोट्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी। आज आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, ठीक है? क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई, कुछ इशू रहा, इस वजह से आज जो टारगेट मैं लेके आया था वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो शीट आपके पास आ जाएगी, तो आप उसके सवाल एक बार रीड जरूर करना कि ये बात कैसे हो रही है, ठीक है? सॉल्व करेंगे हम, डिस्कस करेंगे बढ़िया से, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Will the notes be only available or the video नोट्स will be नोट्स भी available? नोट्स भी और वीडियो भी अवेलेबल होंगे। मुझे जहां तक मालूम है, कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे ये मालूम है कि नोट्स और वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। दूसरा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और कोई डाउट प्लीज जल्दी से? सर तुषार तिवारी। तुषार तिवारी प्लीज बोलिए। यस सर, तो जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे सर वो डीपीपी फॉर्मेट में होंगे, जैसे सर वो हमारे वो दूसरे बैचेस में होते हैं, कि पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे? ये आपको डीपीपी टाइप सी मिलेगी, और एक ही शीट होगी, एक टॉपिक की एक शीट। अब उसके अंदर 50 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 60 70, वट एवर द सुटेबल नंबर विल बी। वो मिलेगा आपको, एक शीट मिलेगी हर टॉपिक की, और उसमें एक डिफाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो हम थॉरली डिस्कस करेंगे। मैं आज इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूँ कि पहली क्लास है, तो बच्चे कुछ अगर आपके मन में डाउट हो तो आप प्लीज बात कर लें। हाँ, क्या कहा आपने? डाउट? तो सार्थक बांदेल। सार्थक बांदल प्लीज। सर मैं पहले 9-10 की एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लूं? हाँ, आप एनसीईआरटी फॉलो करो, और साथ में हमारी शीट जो आपको मिलेगी, ये सॉल्व करोगे, आपका लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आप एचसीवी भी कर सकते हो, चाहे जो किताब आपको ठीक लगे, लेकिन मल्टीपल बुक्स आप नहीं करोगे। प्लीज आप आज इस बात को समझ लो, ये कि हम बहुत सारी किताबें नहीं करेंगे, हम एक किताब करेंगे, शुरू से लेके आखिर तक करेंगे। ये गलती बच्चे काफी टाइम बाद सीखते हैं इससे, कि हमें बहुत सारी सोर्सेज नहीं उठानी, एक सोर्स शुरू से लेके आखिर तक। नेक्स्ट डाउट प्लीज, अगर कुछ है तो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। रजनीश प्लीज। Sir, today you have explained the forces. Sir, after this class, as we will get practice it, that is enough for the initiative. हाँ बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, sir. Okay, sir. सर बाबा नाम बताइए प्लीज। प्रथम। सर स्वयं 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 प्लीज जल्दी से अपनी बात करिए, आपसे एक बार बात हो चुकी है, प्रथम से बात करनी है जी फिर। सर मुझे एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना था। सर पिछले साल मैंने आपका पूरा एनएसजीएस का प्लेलिस्ट था देख दिया था। जी, मेरा इस बार फिजिक्स में तो एनएसजीएस में थोड़ा खराब है, लेकिन एनएसओ में फुल था। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे स्वयं। ऑल द बेस्ट, लगे रहो इसमें। मेरा रोल बहुत कम है, आपने पढ़ा, सारा क्रेडिट आपको, ठीक है? खूब बढ़िया काम करो, मजा आएगा। हाँ, जी सर थैंक यू। प्रथम प्लीज जल्दी से बात कीजिए। सर वो पुणे वाला एग्जांपल रिपीट कर दो। कौन सा वाला एग्जाम्पल? पुली वाला? यस सर। पुली वाले एग्जाम्पल में मेरा सिर्फ इतना आइडिया जनरेट करने की कोशिश की, मेरी इतनी कोशिश थी कि ये आइडिया जनरेट हो जाए
कि अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड्स उठा रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन की जरूरत है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन की जरूरत है। लेकिन Yes, यहां sir. पर अगर मैं किसी एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहता हूं, पुल हो तो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन फोर्स कितनी लगेगी? क्या 50 न्यूटन, या 50 न्यूटन से कम, या 50 न्यूटन से ज्यादा? तो आइडिया ये निकल के आया कि जो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगी इसको उठाने के लिए, वो इस फोर्स का टुकड़ा होगा। अब टुकड़ा ही अगर, और वो टुकड़ा 50 न्यूटन के बराबर होना चाहिए अगर हम उठाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर, तो मिनिमम 50 न्यूटन होना चाहिए कि अगर मैं इसको Yes, sir. कॉन्टैक्ट फ्री बनाना चाहता हूं। तो अगर किसी चीज का एक टुकड़ा ही 50 न्यूटन है तो वो एक्चुअल में वो पूरी चीज तो कहीं 50 से ज्यादा ही होगी। ये एक आइडिया जनरेट करना था कि एंगल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स बड़ी हो गई, और कोई बात नहीं थी। Sir, Sarthak Bandel. सार्थक बांडेल प्लीज। सार्थक बांडेल प्लीज, जल्दी, आपसे एक बार बात हो चुकी है, जल्दी बताइए। करंटली अभी मैं 7th क्लास में हूँ और मुझको अभी 9th और 10th की मैथ नहीं आती सर। मैं 9th और 10th की मैथ में पहले करूँ? बाबा, अगर यहाँ पे 9th-10th की फिजिक्स आप समझने बैठे हो तो डेफिनेटली आपको 9th-10th के लेवल पे आके मैथ्स भी डील करनी होगी, तभी आप समझ पाओगे, वरना आप स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दीजिए सर। आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री मेनली आनी चाहिए, बाकी तो सब चलेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी सी सिखाई भी जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अच्छे लेवल पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स को एक अलग किताब से प्रॉपर चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी आनी चाहिए, वो तो शायद 7th-8th में ही आ जाती हैं। ठीक है, मेनली तो यही है। थैंक यू सर। प्रखर, देवगुप्ता प्रखर। हेलो। प्रखर, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, देवगुप्ता प्लीज आप बात कीजिए। Sir, why is point of application important? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा सवाल किया आपने। इस बात के ऊपर एम्फेसिस हम तब करते हैं जब हम रोटेशनल मोशन या बड़े ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने जाते हैं। लेकिन आपने पूछा तो मैं बता दूं कि इस रॉड को अगर मैं इसके मिड पॉइंट से पकड़ के खींचूंगा 10 न्यूटन, तो ये रॉड एज इट इज खींच के, ये रॉड एज इट इज खींच के आगे चली जाएगी, एज इट इज। समझ में आई बात? ये रॉड एज इट इज खींच के आगे चली जाएगी। लेकिन अगर कहीं मैंने इस 10 न्यूटन को उठाकर यहां लगाया तो ये रॉड आगे सीधी ना जाकर ये कुछ इस तरीके का एक रोटेशनल मोशन टाइप करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब अगर कोई मुझे यहाँ, ये जो मेरी बॉडी का सेंटर है, अगर यहां से ऐसे मुझको किसी ने रस्से से बांधा और ऐसे खींचा तो मैं ऐसे ही खींच के चला जाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे मेरे हाथ से पकड़ के खींचा तो हो सकता है कि मैं टॉपल करके गिर जाऊं। समझ में आई बात? तो इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सॉरी प्रखर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्लीज। मैं पूछूं प्रज्वल से? प्रखर से बात करने के बाद मैं प्रज्वल पे आ रहा हूँ, प्लीज। हेलो सर। हाँ जी प्लीज प्रखर Good evening, बताइए। sir. गुड इवनिंग जी। Sir, I want to ask that how is capital G derived? The capital G, of which value is 6 point something. बाबा, एक ग्रेविटेशन का टॉपिक है, हम ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे। प्रज्वल प्लीज। And sir, in the हाँ trigonometry, sir, one more doubt. हाँ जी, हाँ जी। Sir, in the trigonometry, which ratio you have written is theta is multiplying with the ratio. बाबा, ये थीटा मल्टीप्लाई नहीं है, ये जैसे आप लिखते हो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखते हो ना, px लिखते हो या नहीं? फंक्शन ऑफ एक्स ये लिखते हो या नहीं? या पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ा है ना, एक्सप्रेशन रिटन इन दी। अच्छा, तो बाबा ये जो थीटा है ना, ये थीटा, ये कॉस कोई अलग चीज नहीं है, ये कॉस अलग चीज नहीं है, ये कॉस ऑफ थीटा, इसको पढ़ा ही ऐसे जाता है। मतलब ये इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, इनके बीच में ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कॉस ऑफ थीटा है, इसको पढ़ा ऐसे जाता है कि थीटा का कॉस निकाल रहे हैं, थीटा का टेंजेंट निकाल रहे हैं, टेन निकाल रहे हैं, थीटा का साइन निकाल रहे हैं। समझ में आई बात? ये थीटा एक Yes. एंगल है
और उसको मैंने कॉस अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, तो ये पढ़ा जाएगा कॉस ऑफ थीटा, इसको पढ़ा जाएगा सर साइन मतलब ऑफ थीटा। उस एंगल की विजुअलाइजेशन से हम लोग रेशियो बना रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये जो साइड्स का रेशियो है उसको नाम दिया कि कॉस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। एंड सर could you please explain me one small derivation which is 2s1 s2 divided by s1 plus s2 सॉरी 2s1 s2, divided by s1 plus s2 ये किसका फॉर्मूला है सर एवरेज स्पीड। बाबा? ये तो हम करेंगे ना, काइनेमेटिक्स में करेंगे। नेक्स्ट देव। सर हाँ जी सर प्लीज। मैं आपसे प्रज्वल से सर मीटिंग लिंक एक मिनट प्रज्वल प्लीज, उस प्रज्वल प्लीज जल्दी से। सर मैं प्रज्वल सिंह हूँ। हाँ जी प्रज्वल सिंह बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। मुझे ये पूछना था कि जैसे पिछले साल हमें बताया गया था कि चैप्टर वेटेज क्या होगा एनएससीजेएस में, तो इस बार भी वो बता हमें दूंगा पता चल बता दूंगा क्या? बता दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा, डोंट वरी बता और सर मुझे एक और चीज पूछना था कि ये रीडिंग मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जाएगा क्या? दूंगा। शायद नहीं, शायद नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर नेक्स्ट आई एम ऋषभ सर। ऋषभ, ऋषभ प्लीज बताइए। सर मैं मुझे ये पूछना था, क्या मैं स्टेलिन मल्होत्रा सॉल्व कर सकता हूँ? स्टेलिन मल्होत्रा, सॉरी यार मुझे आइडिया नहीं है बुक के बारे में, मैं चेक करके देख के बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्या नाम बताया आपने? ऋषभ। नहीं सॉरी, बुक का नाम क्या बताया? बुक का स्टेलिन मल्होत्रा। स्टेलिन मल्होत्रा, हाँ ठीक है मैं चेक करता हूँ बताता हूँ आपको। नेक्स्ट चोकल लिंगम जी। सर सर could you tell the meeting links for even for tomorrow? सॉरी सर मीटिंग लिंक और मीटिंग आईडी। कल मीटिंग आईडी हमारी सेम रहेगी क्या या नहीं? देयर विल बी अ न्यू आईडी दैट विल बी शेयर्ड विद यू, देयर विल बी सम न्यू आईडी। ओके थैंक यू। जी। हाँ बाबा। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज प्लीज सर नाम सर बत... आपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस से पहले जो समझाया था वो जरा वापस से समझा देंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैं थोड़ी देर बाद आया था टेक्निकल इशू। बाबा आप एक बार प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उसको देखना, मैं जब जब बोल रहा हूँ कि नाम बताइए तो कह रहा भूपेंद्र जोगी। Sir, I have asked my doubts, sir. So shall I leave or you will teach something more? बाबा प्लीज आप लीव कर सकते हैं, आज क्लास में बहुत कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो और आज मैं क्लास यहीं रोकना भी चाहता हूँ। सर सॉरी, लास्टली बस एक चीज पूछनी है। सर जैसे आपने कहा था कि अगर कोई बॉडी है या रेक्टेंगुलर, उसके मिड पॉइंट से अगर आप उसको खींचोगे तो इट विल लाइक मूव, अदरवाइज वो रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। लाइक हम जब भी ब्रेक्स मारते हैं तो हमारी बिकॉज एट द लोअर बॉडी मूविंग एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ही बात है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है फोर्स का, ठीक है? ओके एंड वन मोर थिंग सर, लास्टली दैट जो आप मैंने आपसे पूछा था ऑब्ट्यूज एंगल वाला, तो उसमें एएफटीसी रूल लगेगा? नहीं नहीं, एफ कॉस थीटा आप लगाओ ना, मतलब डिस्कस करेंगे आप। हाँ ऑब्ट्यूज, आप 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, आप ASTC खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप उसके अकॉर्डिंग, आप बस उसके अपोजिट लगाना है हमें वो कंपोनेंट। खैर और कोई अगर बहुत अर्जेंट डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, वरना तो प्लीज मैं लीव करना चाहता हूँ। सर प्लानर में ग्रेविटेशन नहीं है। प्लानर में ग्रेविटेशन नहीं है, वो अपडेट होगा, आप वो लास्ट में ऐड हो जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें प्लीज। प्लीज बाबा पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आज डिस्कस कर लें, वरना हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके सर, वी विल डिस्कस इन क्लास। थैंक यू सर। रेखा जोशी। रेखा जोशी प्लीज बताइए। Sir, actually, I have an extra classes from my school at the same time, so I will see the recorded lecture. But I was worried and concerned about how can I clear my doubt. डाउट क्लियरिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। Okay, sir. Thank you. ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, 9 10 की क्या करनी चाहिए?
ठीक है बाबा, तो एक यहाँ पे लिंक भी आपको शेयर कर दिया गया है यहाँ पे, ज्वाइन फॉर डाउट क्लियरेंस, ठीक है। तो आप लोग उस लिंक से आप अपने और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पियर्सन आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बढ़िया किताब है, पियर्सन करो आप। सर एरोडोप करनी है? एरोडो बाबा आप कर पाओ तो बिल्कुल करो, बिल्कुल हम उस लेवल पे सीख जाएं, या आपकी मैथ्स अगर उस लेवल पे स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप एरोडोप कर सकते हो, नो वरीज, करो आप बढ़िया से करो, ठीक है बाबा। शैल आई लीव? ओके बाबा, बाय बाय।